श्री बी आर मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर में हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ मानी गई। अलग अलग इतिहासकार सन 1843, सन 1850 और सन 1857 से हिंदी में आधुनिक काव्य की शुरुआत मानते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हम 1857 को एक महत्वपूर्ण वर्ष मान सकते हैं कि 1857 से हिंदी काव्य में आधुनिकता का आरंभ हुआ। भारतेंदु और भारतेंदु के समकालीन कवियों ने हिंदी कविता को रीतिकालीन जड़ताओं से मुक्त करके जन सामान्य के साथ जोड़ दिया। आधुनिक युग के कुल 11 कवियों की रचनाओं का अध्ययन हम बीए पार्ट 3 के पाठ्यक्रम में करेंगे। पहले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम है हरिओद। उपाध्याय जी द्विवेदी युग के एक प्रमुख कवि हैं। आपने सन 1914 में प्रिय प्रवास की रचना की। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। इस महाकाव्य के एक भाग को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसका शीर्षक है इंद्र का गर्वहरण। हरिओद जी की 2 अन्य रचनाओं को भी शामिल किया गया है। पहली रचना का शीर्षक है एक बूंद और दूसरी कविता का शीर्षक है तिनका। अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी ने पराधीन भारत में राष्ट्रीय भावों का संचार किया। इस कारण से मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। गुप्त जी ने भारतीय इतिहास और संस्कृति को आधार बनाकर काव्य रचना की। इनकी एक रचना है यशोधरा। यशोधरा में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग और उनकी पत्नी यशोधरा की मनोदशा को चित्रित किया गया है। हमारे इस पाठ्यक्रम में यशोधरा का एक गीत शामिल किया गया है। गीत का शीर्षक है सखी वे मुझसे कहकर जाते। अगली रचना के रूप में गुप्त जी के प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग को शामिल किया गया है। साकेत में रामकथा को आधार बनाया गया है। इसके 9वें सर्ग में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह और उसके उदात्त मानवीय भावों को चित्रित किया गया है। अगले कवि, जिन्हें छायावाद का प्रमुख आधार स्तंभ माना जाता है, जयशंकर प्रसाद। छायावादी रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध रचना है कामायनी। कामायनी मनु, श्रद्धा और ईड़ा की कहानी को आधार बनाकर लिखी गई। जयशंकर प्रसाद ने इसके सूत्र सतपथ ब्राह्मण से लिए। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जिसमें से श्रद्धा सर्ग को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की रचनाओं में हमें छायावाद की प्रवृत्तियां भी मिलती है और प्रगतिवाद की विशेषताएं भी इनकी कविताओं में देखने को मिलती हैं। आपकी 2 रचनाएं हम इस साल पढ़ेंगे। पहली कविता है जागो एक बार और दूसरी कविता है बादल राग। छायावाद के तीसरे प्रमुख कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। पंत ने प्रकृति को आधार बनाकर खूब सारी रचनाएं लिखी। प्रकृति की विषय वस्तु को अभिव्यक्त करने के कारण पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत जी ने भी निराला की तरह
शुरुआत में छायावादी रचनाएं लिखी, बाद में इनका झुकाव प्रगतिवाद की ओर हो गया। यहाँ हम इनकी 2 कविताओं को पढ़ेंगे। पहली कविता नौका विहार, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य भी है और पंत का जीवन दर्शन भी है। दूसरी कविता का शीर्षक है परिवर्तन। अगले कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें ओज और अनल का कवि माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से ओजस्वी भावों को प्रकट किया है। दिनकर जी की प्रसिद्ध कवि है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के 6ठे सर्ग में युद्ध और शांति की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। यह प्रश्न युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से उठाया गया है और इसे सामयिक परिदृश्य से जोड़ा गया है। अगले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की 2 रचनाएं हमारे सिलेबस में शामिल है। पहली रचना का शीर्षक है लकड़ी का रावण और दूसरी रचना है भूल गलती। अगले कवि जो गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, धर्मवीर भारती। भारती जी की प्रसिद्ध कृति कनुप्रिया के शुरुआती 3 गीतों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इनके बाद में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जो कि प्रयोगवाद के सूत्रधार भी हैं। अज्ञेय जी की 2 कविताएं हैं, हरी घास पर क्षण भर और बावरा अहेरी। छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा ने दीपशिखा का सृजन किया। इसमें महादेवी द्वारा रचित गीतों को शामिल किया गया है। हमारे पाठ्यक्रम में दीपशिखा के शुरुआती 3 गीतों को लिया गया है। अंतिम कवि के रूप में नरेश मेहता। मेहता जी की 2 कविताएं शामिल हैं। पहली कविता का शीर्षक है सूर्योदय एक संभावना और दूसरी कविता जो कि भारतीय धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई है, उसका शीर्षक है वैष्णव यात्रा। 11 कवियों की इन कविताओं का अध्ययन हम बीए पार्ट 3 में करेंगे। अब चर्चा करते हैं एग्जाम पैटर्न की, किस तरह के प्रश्न आएंगे और उनका अंक विभाजन कैसे किया जाएगा। प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें 3 व्याख्याएं आएंगी, प्रत्येक व्याख्या 10 नंबर की। इस तरह 30 अंक व्याख्या के लिए निर्धारित किए गए हैं। 3 प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक के कवियों और उनकी रचनाओं से संबंधित रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का। इस तरह 48 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न आधुनिक काव्य के प्रवृत्तिगत इतिहास और कवि परिचय के बारे में रहेगा। आधुनिक काव्य की जब हम चर्चा करें तो इसमें जो मुख्य युग हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता, इन अलग अलग युगों की विशेषताओं और इन युगों के प्रसिद्ध कवियों के बारे में एक प्रश्न 12 अंक का पूछा जाएगा। इसी तरह एक 10 नंबर का प्रश्न आएगा रस की परिभाषा, रस के अवयव, रस के प्रकार और इसकी निष्पत्ति के संबंध में। रस निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भरत का रस सूत्र उल्लेखनीय है। आचार्य भरत के साथ उस रस सूत्र की व्याख्या करने वाले 4 आचार्यों के मतों के बारे में भी पूछा जा सकता है। इस तरह कुल 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र रहेगा। आगे की ऑनलाइन कक्षाओं में हम क्रमशः इन कवियों के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।